आज हम लेंगे तर्कशास्त्र की परिभाषा एवं स्वरूप। बीए सेकेंड ईयर, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट यूनिट। तर्कशास्त्र। मनुष्य एक आत्मचेतन प्राणी है जिसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। मनुष्य ने इसे संतुष्ट करने के लिए अनेक साधनों की खोज की है, जिनमें अनुमान या तर्क भी एक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की प्रक्रिया अनुमान कहलाती है। मानसिक क्षेत्र में होने वाली इस क्रिया को ही तर्क कहते हैं। तर्कशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। तर्कशास्त्र तर्क और शास्त्र से मिलकर बना है। तर्क का अभिप्राय है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना एवं शास्त्र का अर्थ है किसी विषय का विशेष ज्ञान। इस प्रकार तर्कशास्त्र का अर्थ हुआ तर्क के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना। तर्कशास्त्र को अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं। लॉजिक शब्द ग्रीक भाषा के लोगोस से निकला है, जिसका अर्थ है विचार या शब्द। अतः शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर तर्कशास्त्र का अर्थ हुआ यह उन विचारों का शास्त्र है जो विचार शब्दों के द्वारा प्रकट किए गए हों। तर्कशास्त्र की परिभाषा। एल्ड्रिच के अनुसार तर्कशास्त्र तर्क की कला है। दूसरी, थॉमसन के अनुसार तर्कशास्त्र तर्क की कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तीसरी, मील के अनुसार तर्कशास्त्र उन बौद्धिक कार्यवाहियों का विज्ञान है जिनके द्वारा ज्ञात प्रमाण से अज्ञात सच्चाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर तर्कशास्त्र की एक पूर्ण परिभाषा इस प्रकार बनाई जा सकती है कि तर्कशास्त्र विचार की शुद्धता के नियमों का एक आदर्शमूलक विज्ञान है। अब हम देखेंगे तर्कशास्त्र का स्वरूप। तर्कशास्त्र विचार की शुद्धता को प्रकट करता है। अतः उपरोक्त परिभाषा के विभिन्न पदों के आधार पर तर्कशास्त्र के स्वरूप का निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। नंबर 1, तर्कशास्त्र एक विज्ञान है। सबसे पहले देखेंगे विज्ञान क्या होता है। विज्ञान किसी विषय का विशेष प्रकार का ज्ञान है। इसे अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जो साइंटिया शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है ज्ञान। अतः किसी वस्तु के विषय के विशेष प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान। इन सभी विज्ञानों को अपने विषय के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। जैसे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जीव विज्ञान में सभी जीवधारियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार मनोविज्ञान में मन संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विज्ञान की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे नंबर 1, विज्ञान किसी विषय का विधिपूर्वक प्राप्त किया हुआ ज्ञान होता है। साधारण ज्ञान संगठित नहीं होता, किंतु वैज्ञानिक ज्ञान वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है। दूसरा, विज्ञान सिद्ध किया हुआ ज्ञान होता है। साधारण ज्ञान की अपेक्षा विज्ञान को विभिन्न प्रकार के प्रयोग और अनुसंधानों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार सुनिश्चित विधि के द्वारा प्राप्त किए गए और सिद्ध किए गए ज्ञान को भी विज्ञान कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि तर्कशास्त्र को विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि विज्ञान किसी विषय का विशेष प्रकार का ज्ञान है। विज्ञान की विशेषताएं हमने देखी, उसके आधार पर हम देखेंगे कि क्या तर्कशास्त्र भी विज्ञान है। तर्कशास्त्र का एक विशेष क्षेत्र होता है और वह है विचार की शुद्धता को प्रकट करना। दूसरा, तर्कशास्त्र का ज्ञान विशेष विधियों पर आधारित है। आगमन और निगमन की विधियां तर्कशास्त्र की ही विधियां हैं। नंबर 3, तर्कशास्त्र सिद्ध किया हुआ ज्ञान नहीं है। अतः तर्कशास्त्र विज्ञान तो है, किंतु आदर्शमूलक विज्ञान है। विज्ञान के 2 प्रकार माने जा सकते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक विज्ञान। जो विज्ञान प्रकृति की घटनाओं का ज्यों का त्यों वर्णन करते हैं और जो तथ्यों पर आधारित होते हैं, वे सभी प्राकृतिक विज्ञान कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे तथ्य हैं उनका वैसा ही वर्णन करना प्राकृतिक विज्ञान का कार्य है।
प्राकृतिक विज्ञान को वर्णनात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। नंबर 2, आदर्शमूलक विज्ञान। आदर्शमूलक विज्ञान वे हैं जो प्रकृति की घटनाओं या तथ्यों का जैसे वह हैं उसी रूप में वर्णन ना करके उन्हें किसी आदर्श के आधार पर जांचते हैं, और जो कुछ भी घट रहा है वह सत्य है या असत्य है, भला है या बुरा है, सुंदर है या असुंदर है। इस प्रकार आदर्शमूलक विज्ञान के 3 प्रकार के आदर्श माने। नंबर 1, सत्यता संबंधी आदर्श, शुभ या भलाई संबंधी आदर्श और सौंदर्य संबंधी आदर्श। तर्कशास्त्र का संबंध सत्यता संबंधी आदर्श से है, क्योंकि यह विचारों की शुद्धता को प्रकट करता है। शुद्धता क्या है? वैलिडिटी या शुद्धता। तर्कशास्त्र का उद्देश्य सत्यता को प्राप्त करना है। तर्कशास्त्र में किसी भी विचार के संबंध में यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि वह सत्य है या असत्य, शुद्ध है या अशुद्ध, वैध है या अवैध। इसके लिए तर्कशास्त्र में 2 सिद्धांतों को प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, विरोध भाव का अभाव। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बात अपने आप के विरुद्ध है या अपने आप को ही काटती है तो वहाँ सच्चाई प्रकट नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, यदि किसी प्रकार की दलील में विरोध भाव है तो वह अशुद्ध मानी जाएगी। उसे शुद्ध या वैध होने के लिए विशेष रूप से विरोध भाव से मुक्त होना चाहिए। जैसे अदालत में चोरी का एक गवाह अदालत में यदि यह बयान देता है कि जब चोरी हुई तो मैंने चोर को देखा है और मैं उसे पहचान भी सकता हूँ, किंतु साथ ही वह यह भी कहता है कि वहाँ कुछ अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था, ऐसी अवस्था में वकील इस बयान में विरोध भाव देखकर गवाह को झूठा सिद्ध कर देता है। तो यह है विरोध भाव का अभाव। दूसरा है तथ्य अनुकूलता। यह तर्कशास्त्र का दूसरा सिद्धांत है। किसी भी तर्क को सच्चा होने के लिए या सत्य होने के लिए उसे विरोध भाव से मुक्त तो होना चाहिए। अतः यदि कोई बात घटना संसार में कहीं घट रही है और वह परिस्थिति के अनुकूल नहीं है तो वह गलत है। जैसे बंद कमरे में बैठकर यदि हम कहते हैं कि बाहर वर्षा हो रही है तो वह कथन तभी सत्य हो सकता है यदि हम बाहर जाकर देखें और हमें वर्षा दिखाई दे, और यदि वर्षा दिखाई नहीं देती तो वह कथन अशुद्ध होगा या अवैध होगा। तर्कशास्त्र की 2 विधियां मानी गई हैं, आगमन की विधि और निगमन की विधि। आगमन की विधि। आगमन के अंतर्गत हम कुछ तथ्यों के आधार पर सभी का निष्कर्ष निकालते हैं और आगमन का संबंध तथ्य अनुकूलता के साथ है। निगमन की विधि। निगमन की विधि का अर्थ होता है कि जब हम सब के आधार पर कुछ का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, अर्थात हमारे सामने सभी उदाहरण होते हैं और उन सभी के आधार पर हम कुछ का निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तो वह निगमन या डिडक्शन कहलाता है। निगमन का संबंध विरोध भाव के अभाव के साथ है और आगमन का संबंध तथ्य अनुकूलता के साथ है। शुद्धता के 2 प्रकार। तर्कशास्त्र के अंतर्गत शुद्धता के 2 प्रकार माने गए हैं, आकारगत शुद्धता और वस्तुगत शुद्धता। आकारगत शुद्धता। निगमन का संबंध आकारगत शुद्धता से है और आगमन का संबंध वस्तुगत शुद्धता से है। आकारगत शुद्धता और वस्तुगत शुद्धता क्या है, इसे जानने के लिए हमें आकार और वस्तु के अंतर को समझना आवश्यक है। किसी भी वस्तु के 2 पहलू हो सकते हैं, एक उसकी शक्ल जिसे हम आकार या फॉर्म कहते हैं, और दूसरा वह पदार्थ जिससे वह चीज़ बनी होती है और उसे वस्तु या मैटर कहते हैं। कोई भी 2 वस्तुएं आकार में समान और वस्तु में भिन्न या अलग हो सकती हैं। जैसे 2 मेज हैं, आकार दोनों का एक है, जिनमें से एक लोहे की है और दूसरी लकड़ी की है। इस प्रकार 2 वस्तुएं आकार में अलग अलग और वस्तु में समान हो सकती हैं। जैसे दोनों मेज लकड़ी की हैं किंतु एक चौरस है और दूसरी गोल। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में आकार और वस्तु का अंतर
भी किया जा सकता है। इस प्रकार के कथनों में भी वाक्य आकार की समानता किंतु वस्तु की भिन्नता दिखाई देती है। जैसे सभी मनुष्य दयालु हैं और सभी आम मीठे हैं। उपरोक्त वाक्यों का आकार तो एक है, परंतु पहला वाक्य मनुष्यों के बारे में है और दूसरा आमों के बारे में है। इस प्रकार इनकी वस्तु अलग अलग है। जैसे सभी मित्र स्वार्थी होते हैं, दूसरा कुछ मित्र स्वार्थी होते हैं। उपरोक्त वाक्यों में दोनों बातों के आकार अलग अलग हैं किंतु वस्तु एक है। जैसे स्वार्थी होना। तर्कशास्त्र कला है। कई बार यह प्रश्न किया जाता है कि क्या तर्कशास्त्र कला है। तर्कशास्त्र के संबंध में यह प्रश्न पूछा जाता है कि तर्कशास्त्र कला है या विज्ञान है अथवा दोनों ही है। इस संबंध में विभिन्न विचारकों के मतभेद हैं, क्योंकि विज्ञान का संबंध जानने से है। विज्ञान विधिपूर्वक प्राप्त किया हुआ प्रमाणित ज्ञान है, लेकिन इसके विपरीत कला किसी कार्य में निपुण होना है। कला का संबंध व्यवहार से है। जो अंतर या भेद ज्ञान तथा व्यवहार का है, वही अंतर विज्ञान और कला का है। विज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान है, किंतु कला बिल्कुल व्यवहारिक है। जो तर्कशास्त्री तर्कशास्त्र को कला मानते हैं, उनके अनुसार तर्कशास्त्र का उद्देश्य विद्यार्थी को स्पष्ट और सही तर्क करने में निपुण बनाना है, किंतु एक व्यक्ति तर्क करने में निपुण तब तक नहीं हो सकता जब तक वह तर्कशास्त्र के सिद्धांतों का सही रूप में अध्ययन नहीं करता। मूल रूप से तर्कशास्त्र विज्ञान है, कला नहीं, क्योंकि किसी भी तर्क करना कला की तरह सिखाया नहीं जा सकता। तर्कशास्त्र के अध्ययन से पहले हमें सत्यता संबंधी ज्ञान होता है और फिर उसके बाद शुद्ध तर्क करने की कला भी अपने आप आने लगती है। अतः तर्कशास्त्र मुख्य रूप से विज्ञान है, किंतु गौण रूप से कला है। दूसरा, तर्कशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। इस संबंध में डन्स स्कॉट्स ने स्पष्ट किया है कि तर्कशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है। इस तर्क को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे नंबर 1, विभिन्न प्रकार के विज्ञानों के नामों को देखा जाए तो यह ज्ञात होता है कि उसमें लॉजी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे जूलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। उपरोक्त विज्ञानों में प्रयुक्त हुआ लॉजी शब्द, जिसका अर्थ है लॉजिक का ही जो एक रूप माना गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान या सच्चाई। जैसे जूलॉजी के अंतर्गत हम जू का अर्थ है पशु और लॉजी का अर्थ है सच्चा ज्ञान, और इसका अर्थ हुआ लॉजिक ऑफ एनिमल्स। अतः शाब्दिक प्रमाण से भी तर्कशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान कहा जा सकता है। दूसरा, प्रत्येक विज्ञान अपने अपने क्षेत्र में नई नई खोजें करता है और अपनी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रत्येक विज्ञान का उद्देश्य सत्यता को प्राप्त करना है। सत्यता को प्राप्त करने की 2 विधियां हैं, आगमन की विधि और निगमन की विधि। आगमन की विधि, जिसमें हम विशेष तथ्यों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। निगमन की विधि, जिसमें हम सामान्य तथ्यों के आधार पर विशेष निष्कर्षों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इनका प्रयोग भी सभी विज्ञान करते हैं, इसलिए भी तर्कशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। तर्कशास्त्र को कलाओं की कला कहा गया है। वास्तव में तर्कशास्त्र शुद्ध विचार करने की कला है। प्रत्येक कला या आर्ट के अंतर्गत एक सही सोच होना आवश्यक है। यदि हमारी सोच सही नहीं होगी या अशुद्ध होगी तो कला कभी भी सही रूप में प्रकट नहीं हो सकती। जैसे एक बढ़ई जो मेज बनाता है, यदि मेज का सही आकार और उसके विभिन्न नापों के बारे में सही नहीं सोचता या सही तरीके से विचार पहले से नहीं करता तो वह एक सही मेज नहीं बना सकता। इस प्रकार किसी भी कला के लिए शुद्ध विचार होना अत्यंत आवश्यक है। अतः तर्कशास्त्र शुद्ध विचार की कला है, इसलिए इसे कलाओं की कला भी कहा जाता है।
निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि तर्कशास्त्र आदर्शमूलक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। तर्कशास्त्र मुख्य रूप से कला भी नहीं है, किंतु गौण रूप से उसे कला कहा जा सकता है। तर्कशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है और कलाओं की कला है।